मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़ कैमूर। आज एक नया टॉपिक, कांट के अनुसार ज्ञान की रचना, क्रिएशन ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू कांट विषय पर कांट के विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। छात्रों, सिंथेटिक जजमेंट ए प्रियोरी कांट के ज्ञान मीमांसा का केंद्र है। इसी युक्ति के आधार पर कांट ने ज्ञान के वास्तविक स्वरूप का निरूपण किया है। इस उक्ति के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इसमें प्रयुक्त दो मौलिक धारणाएं हैं, उनकी व्याख्या करनी होगी। कांट के अनुसार निर्णय दो प्रकार का होता है, एनालिटिक जजमेंट विश्लेषणात्मक निर्णय, और दूसरा सिंथेटिक जजमेंट संश्लेषणात्मक निर्णय। पुनः कांट ने ज्ञान को भी दो प्रकार में बांटा है। पहला, ए प्रियोरी नॉलेज प्रागानुभविक ज्ञान, और दूसरा ए पोस्टेरियोरी नॉलेज अप्रागानुभविक ज्ञान। यहाँ इन चारों प्रकार के धारणाओं की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। एनालिटिक एंड सिंथेटिक जजमेंट। कांट के अनुसार एनालिटिक तर्क वाक्य वह है जिसका विधेय उद्देश्य का या तो कोई भाग है या विधेय उद्देश्य की पुनरुक्ति है। उदाहरण के लिए, रेड रोज इज रेड। उपरोक्त वाक्य में रेड पद जो विधेय है वह उद्देश्य का एक भाग है, इसलिए उपरोक्त वाक्य एनालिटिक वाक्य कहा जाता है। पुनः एनालिटिक वाक्य की दूसरी विशेषता यह है कि इस वाक्य का निषेध व्याघात को जन्म देता है। रेड रोज इज नॉट रेड, ऐसा कहना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि एनालिटिक तर्क वाक्यों में कोई नई सूचना नहीं मिलती। यह कहने से कि ब्लैक कैट इज़ ब्लैक, बिल्ली के बारे में कोई नई सूचना नहीं मिलती। पार्किंसन ने कांट के एनालिटिक तर्क वाक्य की व्याख्या करते हुए बताया कि इस तरह के तर्क वाक्य का विधेय उद्देश्य में निहित रहता है। उदाहरण के लिए, ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, यहाँ एक्सटेंशन बॉडी में ही निहित है। पार्किंसन ने कांट के कॉन्टेनमेंट थ्योरी को इस प्रकार रखा है, टू ऑल एक्स टू विच देयर बिलोंग्स टू द कॉन्सेप्ट बॉडी ए प्लस बी, दे बिलोंग्स एल्सो एक्सटेंशन बी। इस प्रकार एनालिटिक तर्कवाक केवल अपने उद्देश्य के अर्थ को विधेय में स्पष्ट करते हैं। इसके विपरीत सिंथेटिक तर्कवाक वह होता है जिसका विधेय उद्देश्य का कोई भाग नहीं होता। इसका विधेय उद्देश्य में पहले से निहित नहीं रहता। उदाहरण के लिए, फ्लावर इज रेड, ग्रास इज ग्रीन। इस तरह के वाक्यों की विधेय उद्देश्य का कोई भाग नहीं कहा जा सकता। पुनः सिंथेटिक वाक्यों का निषेध इस वाक्य को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बनाता। जैसे द ग्रास इज नॉट ग्रीन, इसमें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। साथ ही सिंथेटिक वाक्य का विधेय चूँकि उद्देश्य का भाग नहीं होता, इसलिए इसके द्वारा हमें नई सूचना मिलती है, नया ज्ञान होता है। ए प्रियोरी एंड ए पोस्टेरियोरी नॉलेज। कांट के अनुसार
ए प्रियोरी नॉलेज वह होता है जो अनुभव के परे है। इस तरह का ज्ञान अनुभव पर आधारित नहीं होता। उदाहरण के लिए 2+2 = 4 यह ठीक है कि बचपन में दो वस्तुओं के साथ दो वस्तु को जोड़कर यह बताया जाता है कि ये कुल मिलाकर 4 वस्तुएं हुई, लेकिन बाद में इस तरह के अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि यदि 2+2 तथा = का जिसे ज्ञान है वह यह भी जानता है कि ऐसा रहने पर परिणाम 4 होगा। ए प्रियोरी नॉलेज की दूसरी विशेषता यह है कि इस प्रकार का ज्ञान अनिवार्य तथा सार्वभौम होता है। अनिवार्य ज्ञान उसे कहते हैं जिसके विपरीत के संबंध में सोचा भी न जा सके। यहाँ हम 2+2 = 4 के विपरीत के विषय में नहीं सोच सकते। यह यूनिवर्सल सार्वभौम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी समय और सभी स्थान के लिए समान रूप से सत्य होता है। हम चाहें जिस समय चलें जाएं, यदि वहाँ इसी तरह की संख्याओं का प्रचलन रहता है तब वहाँ के लिए भी 2+2 = 4 ही होगा। इस प्रकार ए प्रियोरी नॉलेज अनुभवातीत, अनिवार्य और सार्वभौम होता है। इसके विपरीत ए पोस्टीरियरी नॉलेज अनुभव पर आधारित होने वाला है। उदाहरण के लिए ग्रास इज ग्रीन, इस तरह का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। ऐसा ज्ञान न तो अनिवार्य होता है न ही सार्वभौम। यह अनिवार्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके विपरीत हम सोच सकते हैं। यह सार्वभौम इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सभी समय सभी जगह के लिए सत्य नहीं होता। सिंथेटिक जजमेंट ए प्रियोरी कांट द्वारा वर्णित उपयुक्त धारणाओं की व्याख्या करने के बाद हम यह देखेंगे कि उपयुक्त वाक्य का स्वरूप क्या है। इस वाक्य के स्वरूप पर कांट के ज्ञान का स्वरूप भी निरूपित होगा। कांट ने अपने ज्ञान मीमांसा संबंधी विचार की व्याख्या करते हुए बताया कि वही ज्ञान पूर्ण है जिसमें अनुभव और बुद्धि दोनों का समान सहयोग हो। उसने बताया कि ज्ञान की वस्तुएं जब नॉमना से निकलती हैं तब उन पर प्रत्यक्ष के दो रूपों स्पेस एंड टाइम की छाप पड़ती है। इससे ज्ञान की वस्तुएं व्यवस्थित तो होती हैं पर इनमें पूर्ण व्यवस्था नहीं आती जिससे इन्हें ज्ञान कहा जाए। इसके बाद ज्ञान की वस्तुएं अंडरस्टैंडिंग के बाहर कैटेगरी के संपर्क में आती है। यहाँ इन पर बुद्धि की छाप पड़ती है। परिणामतः एक पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि कांट ने ज्ञान के लिए अनुभव और बुद्धि दोनों को महत्वपूर्ण माना है। कांट का यह दावा है कि अनुभव और बुद्धि दोनों में कुछ खूबियां हैं। अनुभव ज्ञान को नया मानता है जबकि बुद्धि ज्ञान को अनिवार्य तथा सार्वभौम मानता है। कांट के अनुभववाद तथा बुद्धिवाद दोनों के गुणों को मिलाकर ज्ञान का वास्तविक स्वरूप निरूपित करने की कोशिश की है। इसका निरूपण सिंथेटिक जजमेंट ए प्रियोरी में होता है। कांट ने उपर्युक्त तर्क वाक्य को सिंथेटिक कहकर
नवीन ज्ञान होने की जगह बना दी है। इससे अनुभववाद की सुरक्षा हो जाती है। साथ ही साथ कांट ने इसे ए प्रायोर बताकर बुद्धिवाद के अनुसार बताए गए ज्ञान को सार्वभौम तथा अनिवार्य होने के गुणों को भी समाहित किया है। इस तरह उपर्युक्त वाक्य अनुभववाद तथा बुद्धिवाद के बीच किए गए समन्वय का भी प्रतिनिधित्व करता है। कांट ने बतलाया कि सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोर गणित, पदार्थ विज्ञान तथा तत्व मीमांसा में भी संभव है। यहाँ हम यह देखेंगे कि किस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों में इस तरह का तर्क वाक्य संभव है। सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोर इन मैथमेटिक्स, गणित के वाक्य सार्वभौम तथा अनिवार्य होते हैं। उदाहरण के लिए 7 + 4 = 12 यह वाक्य सार्वभौम है, क्योंकि यह सभी काल सभी स्थान के लिए सत्य हैं। यह अनिवार्य है, क्योंकि इसके विपरीत नहीं सोच सकते। चूँकि यह वाक्य सार्वभौम और अनिवार्य दोनों है, इसलिए इसे ए प्रायोर कहा जाता है। कांट का दावा है कि इस तरह का वाक्य सिंथेटिक है। यह वाक्य सिंथेटिक तभी होगा जबकि इसका विधेय 12 उद्देश्य 7 + 2 में निहित नहीं रहता। कांट का विचार है कि 7 + 4 मात्र 2 अंकों को जोड़ने की प्रक्रिया का द्योतक है। इसमें प्रोडक्ट निहित नहीं रहती। इस दृष्टिकोण से गणित के वाक्यों को सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोर कहा जा सकता है। सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोर पॉसिबल इन फिजिक्स। फिजिक्स में इस तरह के तर्क वाक्य पाए जाते हैं, जैसे एवरीथिंग दैट हैपेंस हैज इट्स काउज। कांट का विचार है कि पदार्थ विज्ञान का यह वाक्य ए प्रायोर है, क्योंकि यह अनुभव पर आधारित होने वाला नहीं है। साथ ही इस तरह के वाक्य सार्वभौम होते हैं, क्योंकि यह सभी समय और सभी स्थान के लिए सत्य है। पुनः इस तरह के वाक्य अनिवार्य हैं, क्योंकि इनके विपरीत नहीं सोचा जा सकता। इस दृष्टिकोण से फिजिक्स के वाक्य को ए प्रायोर कहा जाता है। इस तरह के वाक्य सिंथेटिक भी हैं, क्योंकि इवेंट एवं सक्सेशन का द्योतक है, लेकिन उसमें कारण संबंध की धारणा निहित नहीं है। कारण की धारणा कांट के अनुसार उपर्युक्त वाक्य के उद्देश्य थिंग्स विच हैपनेस के बाहर है। इसलिए उपर्युक्त वाक्य सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोर है। सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोर इन मेटाफिजिक्स। कांट ने तत्वमीमांसीय वाक्यों को भी सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोर होने का दावा किया है। उनका कहना है कि वैसे वाक्य जिनका संबंध आध्यात्मिक सत्ताओं से है, वे अनुभव पर आधारित होने वाले नहीं हैं और इस दृष्टिकोण से ये प्रायोर हैं। साथ ही हर ईश्वरवादी इस वाक्य को स्वीकारता है कि यह जो भी इस धर्म संबंधी वाक्य देता है, उससे आध्यात्मिक सत्ताओं के विषय में नई सूचना मिलती है। इस दृष्टिकोण से इस तरह के वाक्यों का
वाक्यों को सिंथेटिक माना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सिंथेटिक जजमेंट ए प्रोराय कांट के ज्ञान मीमांसीय विचार का सार तत्व है। कांट ने इस तरह के वाक्यों की संभावना गणित, फिजिक्स और यहाँ तक कि मेटाफिजिक्स में भी होने को बताई है। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।